हमारा आज का टॉपिक है बायनॉमियल थ्योरम। तो बायनॉमियल थ्योरम क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आईआईटी मेंस एंड एडवांस में भी इसके क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। तो नाउ वी गुड टू स्टार्ट विद क्लास। तो टुडेस टॉपिक विल बी बायनॉमियल थ्योरम। तो बायनॉमियल थ्योरम में लिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हमेशा मेरा लेक्चर एडवांस से की जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक लेवल एंड अप टू एडवांस लेवल। एक तो सबसे पहले अगर हमें बायनॉमियल थ्योरम पढ़नी है, अगर हमें बायनॉमियल थ्योरम सीखनी है पढ़नी है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल एन की बात करें तो फैक्टोरियल एन क्या होता है। जैसे हमें एन के फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या होंगे, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू इंटू एंड सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्योंकि फैक्टर्स क्या होते हैं, एन के फैक्टर्स कहाँ तक जाएंगे, 1 इंटू एन तक होंगे। भाई अगर हमें 10 का फैक्टर निकालना है तो 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक जाएगा। यानी 1 इंटू 10 इज़ द 10, 10 का मतलब 10 तक ही जाएगा, है ना। तो उसी तरह n का फैक्टर्स निकालना है हमें, तो कहाँ तक जाएगा, 1 तक ही तो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम n एंड एंड जो होगा वो कहाँ तक होगा, 1 पर होगा। तो हमें अगर फैक्टोरियल n निकालना है तो क्या होगा, n इंटू एन माइनस, फिर n में एक कम होगा, फिर n में 2 कम होंगे, फिर n में 3 कम होंगे, और ऐसे होते होते क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा एंड सो ऑन, ओके। अब हमें फैक्टोरियल 5 का निकालना है, क्योंकि अगर फैक्टर्स निकालने नहीं आए तो फिर बेसिक ही फैक्टर्स ही नहीं निकालना आया तो फिर बायनोमियल थ्योरम पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। तो पहले अच्छे से फैक्टर्स निकालना सीखते हैं। तो अगर फैक्टर 5 का निकालेंगे, अगर हम फैक्टर 5 का निकालेंगे तो क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 120 आता है फैक्टर ऑफ 5, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिगार्डिंग फैक्टर। फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो, फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो क्या होता है, 1 होता है। वन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या होता है, 2 होता है, और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 ही होगा। फैक्टोरियल ऑफ 3 कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 होता है। फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 24। ये कुछ फैक्टोरियल हैं जो आपको रिमेंबर करने होंगे, कुछ फैक्टोरियल्स हैं जो आपको रिमेंबर करने होंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में यूज़ होंगे, तो आप इनकी डायरेक्ट वैल्यू लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 कितना होता है, इसी तरीके से फैक्टोरियल 5 120 एंड फैक्टोरियल 6 कितना होता है, 720 होता है, ठीक। अब जैसे हमें 7 फैक्टोरियल निकालना था, किसका निकालना था, 7 फैक्टोरियल। तो हमने 7 तो रखा ही रखा, इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किसके इक्वल है, 7 के पूरे का 7 कितना है फैक्टोरियल। अब 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखा है, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7, कितना लिखा है, 7, ठीक है ना, 7 फैक्टोरियल। इसी तरीके से n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल है, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, तो किसके इक्वल होगा, n प्लस 1 के होल फैक्टोरियल के, n प्लस 1 के होल फैक्टोरियल के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा, n प्लस 1 पहले निकलेगा, फिर उसमें से एक कम होगा तो n हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स सही है तो इसका होल फैक्टोरियल कितना है, n प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, अगर फैक्टोरियल 6 को 6 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6 कितने इक्वल आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल की। कितनी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 5 फैक्टोरियल। तो आपको फैक्टोरियल निकालना अच्छे समझ में आ गया होगा, आपको काफ़ी क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं, जैसे n फैक्टोरियल अपॉन n है, ठीक है। फैक्टोरियल n अपॉन n है तो किसके इक्वल होगा, अब हमने आपको सॉल्व करा तो ये फैक्टोरियल n कितना होगा, n फैक्टोरियल n माइनस 1 के इक्वल होगा, अपॉन n होगा, n से n कैंसिल होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 के, फैक्टोरियल n माइनस 1 के। एक हिसाब से देखिए प्रूविंग में पिछले की, अगर यहाँ फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 से डिवाइड होगा तो किसके इक्वल आता था, फैक्टोरियल 6 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 5 के इक्वल आ जाता, ठीक है। तो सो फैक्टोरियल n अपॉन n करेंगे तो किसके इक्वल आता है, फैक्टोरियल n माइनस के, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर फैक्टोरियल 2n प्लस 1 अपॉन
फैक्टोरियल 2n-2 करेंगे तो इसका फैक्टोरियल ओपन करिए तो 2n+1, फिर उसके बाद 2n होगा, फिर उसके बाद 2n-1, फिर उसके बाद फैक्टोरियल 2n-2 अपॉन में 2n-2 का होल फैक्टोरियल। 2n-2 का फैक्टोरियल 2n-2 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो 2n+1, 2n, 2n-1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे बात करता हूँ फैक्टोरियल 8 की, तो फैक्टोरियल 8 क्या होगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होगा। ठीक है, तो जो फैक्टोरियल 8 है, वो 8 इंटू, अगर हम इसकी बात करें तो कितना लिखा है, इतनी इसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली दिस पार्ट, अबाउट ओनली दिस पार्ट, तो ये कितना है, फैक्टोरियल 7 है। ये कितना है, फैक्टोरियल 7 है। अब ये फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू 8 × 7 इंटू, अगर हम 7 के भी आगे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 8 फैक्टोरियल लिखा है, 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 × 7 फैक्टोरियल। फिर अब फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल ओपन करने होंगे, तो हम ये ओपन करना आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि फैक्टोरियल कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने थोड़ी सी बात आपको क्या मतलब हो गई, पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको फैक्टोरियल का एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, तो अब थोड़ी सी और आगे बात करते हैं, जैसे कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। सो 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू बची 10 × 9 × 8 किसके इक्वल आ गया, इसकी वैल्यू 720 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स ख़त्म होते हैं, क्योंकि फैक्टर्स की ये सारी बातें डन हो चुकी हैं। तो अब हम थोड़ा सा बायनोमियल में प्रवेश, कोफिशिएंट क्या होता है, NCR। इस NCR को हम लोग क्या कहते हैं, बायनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो NCR क्या कहलाता है, बायनोमियल कोफिशिएंट कहलाता है ये NCR। ठीक है, तो अब इस NCR की वैल्यू क्या होती है, तो NCR की वैल्यू, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो काफ़ी क्लियर होगी कि NCR किसके इक्वल होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r के। ठीक है, और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बायनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, बायनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि कुछ वैल्यू निकालनी बताई जाए, तो ये वैल्यू कुछ बताई जाती हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे आपको निकालनी 13C5 की, किसकी निकालनी 13C5 की, तो 13 क्या फैक्टोरियल क्या है, n फैक्टोरियल, ये r है, r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, इनका दोनों का डिफरेंस, तो 13 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 13 - 5 का होल फैक्टोरियल निकालिए। 13 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 13 - 5 8 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे n कितना था, n था 13, n कितना था, तो n 13 था और r कितना था, 5 था। ठीक है ना, अच्छा, ठीक है ना, तो आपने यहाँ वैल्यू सॉल्व कर ली होगी। इसका फैक्टोरियल ओपन करिए, 13 12 11 10 9 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल यहाँ मिला, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल। अभी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप 120 रख सकते हैं, और 120 रखने के बाद आप यहाँ से भी आगे वैल्यू सॉल्व करके 13C5 की वैल्यू आप 1287 कितनी आई है वैल्यू, 1287, यानी 1287 वैल्यू आ गई। अच्छा, अब NCR देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, जिससे एडवांस के भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मेंस, एडवांस, और क्लास 11 के बच्चे तो बड़े आराम से ही पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपनी एक्सरसाइजेज सॉल्व कर सकते हैं, ML अग्रवाल की बुक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, RD शर्मा भी लगा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अप टू मेंस एंड एडवांस लेवल। तो अब जैसे NCR एक बायनोमियल कोफिशिएंट है, NCR एक बायनोमियल कोफिशिएंट है। अच्छा, NCR एक बायनोमियल कोफिशिएंट है, तो हर एक कोफिशिएंट की कोई कंडीशन होती है डिफाइन होने की।
की। इसी तरह इस बायनोमियल कोफिशिएंट की भी कंडीशन है, ठीक, ये भी कंडीशन है इसकी कि कब डिफाइन होगा। तो NCR इज डिफाइंड इफ, वो कब डिफाइन होगा। तो NCR कब डिफाइन होगा उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तो NCR तब डिफाइन होगा जब n क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी n की वैल्यू जो हो वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो। n की वैल्यू एक क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है ना। फिर r क्या हो, r भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर ज़ीरो हो। r क्या हो, r क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर एक ज़ीरो हो। r क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर ज़ीरो। r इज़ पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो, ठीक। अब तीसरी कंडीशन बड़ी मेन ये है कि जो r है, जो r है हमारा, r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो बट लेस देन और इक्वल टू n। यानी जो r की कंडीशन है, द कंडीशन ऑफ r जो है वो हमेशा ज़ीरो के बराबर भी हो सकता है या फिर ज़ीरो से बड़ा हो सकता है। कोई पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर ज़ीरो होता है यार। तो आर की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है या फिर ज़ीरो से बड़ी हो सकती है, लेकिन एन की वैल्यू जो भी होती है वो ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ आर। एन की वैल्यू हमेशा आर के वैल्यू से बड़ी होगी या फिर आर के वैल्यू के इक्वल होगी, उससे कभी भी छोटी नहीं होगी, ठीक है। दिस इज़ द मस्ट कंडीशन for the binomial coefficient defined. The function is binomial coefficient is defined if the value of r is greater than or equal to 0 and less than or equal to n. This is the must condition. r की वैल्यू r is equal to 0 1 2 3 and up to n, ठीक है ना। क्योंकि वैल्यू r की n तक हो सकती है, वैल्यू r की कहाँ तक हो सकती है, n तक, ठीक है। तो आई होप कंडीशन बहुत क्लैरिफाइड हुई होगी, बहुत क्लियर हुई होगी। थैंक यू। तो अब थोड़ा सा हम आपको कुछ बताते हैं कि डिफाइंड तो है, तो हम देखिए फंक्शन देके बता सकते हैं। अब बताइए, हमारे सामने एक फंक्शन लिखा है 13C7, हमारे सामने एक फंक्शन लिखा हुआ है 13C7, ठीक। तो 13C7 क्या डिफाइंड है, एन पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। आर की वैल्यू भी पॉजिटिव इंटीजर है, ज़ीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, ज़ीरो तो है भी, हो भी सकती थी। तो अब जो एन की वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा भी है आर से, है 13 से, तो ये फंक्शन ऑलरेडी आप कह सकते हैं बिल्कुल 100% डिफाइन होगा ये। तो 13C7 इस फंक्शन दिस इज़ डिफाइंड, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो बताया कि अब यहाँ पे लिखा है 13C-7। अब बताइए -7 अगर क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा, तो सीधी सी बात है नहीं होगा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर या ज़ीरो हो सकती है। तो यहाँ आर की वैल्यू क्या दी हुई है, -7 दी हुई, आर की वैल्यू क्या दी है, -7, तो ये सीधे सीधे अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। अब लिखा है 13C20, 13C20 लिखा है। अगर अब 13C20 लिखा है तो n की वैल्यू 13 है लेकिन r की वैल्यू 20 हो गई, तो r की वैल्यू n से ज़्यादा हो गई। द वैल्यू ऑफ r इज़ ग्रेटर देन n। अगर वैल्यू r की वैल्यू n से ज़्यादा हो गई तो वो फंक्शन कैसा हो गया, अनडिफाइंड हो गया, यानी जो बायनोमियल कोफिशिएंट है वो अनडिफाइंड हो गया। सो 13C20 इज़ अनडिफाइंड, 13C20 इज़ अनडिफाइंड। तो ये कैसी होती है, अनडिफाइंड होती है। अच्छा, अब कुछ वैल्यूज़ फिर निकालते हैं इसकी। 7C0 की वैल्यू निकालें तो r0 हो सकता है, तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो ये देखिए 7 0 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल किसके इक्वल आएगा, 1 के, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। तो अगर 7C0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो n यहाँ पे कितना था, 7, n की वैल्यू कितनी थी, 7, n की वैल्यू 7, r की वैल्यू 0, n की वैल्यू 7, r की वैल्यू 0। तो अब जो 7C0 है किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, यानी जो भी 7C0 है वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ से n 7C0 की वैल्यू 1 आ गई, तो 7C7
7C7 की भी वैल्यू किसके इक्वल आती है 1 के। 7C7 की भी वैल्यू किसके इक्वल आती है 1 के। तो n यहाँ से जो कि एक तरीके से प्रूव हुआ कि जो NC0 होगा, यानी जो कोई भी NC0 नंबर होगा, यानी NC0 की वैल्यू किसके इक्वल हमेशा आएगी, वो 1 के इक्वल आएगी। NC0 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वो हमेशा 1 के इक्वल आएगी। ठीक, और NCN की भी वैल्यू, NCN की इसकी भी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। NCN की भी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। लेकिन यहाँ पर जो n लेंगे वो किससे बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर से। तो n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो वैल्यू ऑफ NC0 इज इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ NCN इज इक्वल टू 1 वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव। कर रहे हैं जैसे कि 7C1 है, 7C1 है, तो 7C1 है अगर, तो 7C1 है तो अब फिर से सॉल्व करिए, तो मतलब फिर से सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा 7 के इक्वल। और अब थोड़ी सी दूसरी बात है, यानी 7C1 अभी हम लोग किसकी बात करके आए हैं, NC0 और NCN के तो प्रूव करके आए। अब हम लोग बात कर रहे हैं 7C1 की, तो इसको सॉल्व करिए। 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 माइनस 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल आया, फैक्टोरियल 7 अपॉन 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल आया, 7 की वैल्यू के इक्वल आया। अच्छा, फिर बात करिए 7C6 की। अब बात किसकी कर रहे हैं, 7C6 की। उसको सॉल्व करिए। 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 माइनस 6 फैक्टोरियल तो इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 7 माइनस 6 का फैक्टोरियल किसका इक्वल आया, 1 के। तो इसको सॉल्व करिए, ये भी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 7 के। तो यानी अच्छा, यहाँ से कोई रिजल्ट मिला हमें, जैसे उसमें हम लोग रिजल्ट निकाल के आते वैसे इसका भी रिजल्ट चेक करने के लिए हम लोग ये प्रूविंग कर रहे हैं। इस 7C1 की भी वैल्यू 7 आ रही है और 7C6 की भी वैल्यू 1 आ रही है, यानी 7C1 की भी वैल्यू 7 आ रही है और 7C6 की भी वैल्यू 7 आ रही है। तो यहाँ से रिजल्ट आया जो NC1 होगा, यानी जो NC1 होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, n के आएगी। और जो N-1 होगा उसकी भी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, n के आएगी। देखिए 7C6 क्या है एक्चुअल में, देखिए तो NC-N-1 है, उसकी भी वैल्यू 1 आ रही है। और 7C1 वो क्या है, NC1 है, उसकी भी वैल्यू n के इक्वल आ रही है, उसकी वैल्यू 7 के इक्वल आई थी और उसकी भी वैल्यू 7 के इक्वल ही आई थी। तो NC1 किसके इक्वल आया, n के इक्वल आया। और NC-N-1 भी किसके इक्वल आई, वैल्यू n के इक्वल आई। ठीक है, और यहाँ पे भी n किसके बिलोंग करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर के, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स के। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली लर्न होनी चाहिए, डायरेक्टली पता होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व में काफ़ी मदद करती हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। इफ़ n इज़ इक्वल टू 7, ठीक है, अगर इफ़ n इज़ इक्वल टू 7 यानी अगर n की वैल्यू 7 है, इफ़ n इज़ इक्वल टू 7, अगर n की वैल्यू 7 है तो उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक, अगर n की वैल्यू 7 है, अगर n की वैल्यू 7 है, ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, वी आर आस्किंग फॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 7, देन वी आर आस्किंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 होंगी, क्योंकि मस्ट कंडीशन ही उसकी यही है, r की वैल्यू इक्वल टू n और लेस देन इक्वल टू n होनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वल टू n हो सकती है, तो इक्वल टू n हमने रख दी। तो 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 हो सकती है। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं तो इसके पॉसिबल बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक वैल्यू पर ही डिस्कशन कर रहे हैं, अगर n की वैल्यू 7 थी तो उसके पॉसिबल r क्या हो सकते हैं, उसकी पॉसिबल r की वैल्यू क्या हो सकती है। अब उसके पॉसिबल बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके पॉसिबल बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं, तो अगर हम उसके पॉसिबल बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करेंगे तो वो क्या होंगे, 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 7C7। ठीक है ना, यही होंगे, वही r की वैल्यू 0 से अप टू 7 तक है, तो उसके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे वो यही होंगे, पॉसिबल बाइनोमियल कोफिशिएंट तो यही होंगे। अच्छा,
अच्छा आप बताइए, अगर पॉसिबल बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर इनके ये हो गए तो जो इनका रिजल्ट आया, ठीक है, अब इनके रिजल्ट में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम इनके रिजल्ट के ऊपर बात करें तो जो NC0 की वैल्यू थी, जो NC0 की वैल्यू थी, है ना, जो NC0 की वैल्यू थी वो NCN के बराबर थी। तो अब बताइए जो 7C0 होगा वो क्या 7C7 के इक्वल नहीं होगा? होगा। वही NC0 इज इक्वल टू NCN, सो 7C0 इज इक्वल टू 7C7 इक्वल हो जाएगा। अच्छा, काफ़ी क्लियर है। फिर अब अगर NC1N था तो NCN-N भी कितना था बताओ? अगर NC1N था तो NCN-1 भी N था, ठीक है ना। तो 7C1 किसके बराबर होगा? 7C6 के बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इक्वल हो गया। अच्छा, अब बताइए, ठीक, अब क्या प्रूव करना रह गया? तो अब बताइए क्या 7C2 है ना 7C5 के बराबर नहीं होगा? होगा। 7C2 की जो वैल्यू होगी वो क्या 7C5 के बराबर नहीं होगी? होगी। और उसी तरह 7C3 की वैल्यू 7C4 के इक्वल होगी? होगी ना। सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं, होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो इन बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू इनके इक्वल होगी, तो आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। उसी तरीके से 14C5 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 14C9 के। उसी तरीके से 14C5 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 14C9 के। आप ये सब चेक कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और होल फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल लगा के आप इनकी वैल्यू निकाल भी सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं रख के, ठीक है ना। तो 14C5 इज इक्वल टू 14C9 भी होगा। अच्छा, इसी तरीके से 13C7 क्या चीज़ है? 13C7 इज इक्वल टू 13C7 इज इक्वल टू 13C6 होगा। 13C6 बोलो या 13C7 किसके इक्वल होंगे? आपस में इक्वल होंगे। 13C6 इज इक्वल 13C7 होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया, यहाँ से रिजल्ट ये आया, ठीक है। देखिए अभी भी हम लोगों ने वहीं से रिजल्ट निकाला था और वहीं से रिजल्ट अप्रूव करके ला रहे हैं। हम लोगों ने उस टाइम क्या देखा कि जो NC1 इक्वल टू N है और NCN-1 इक्वल टू N है, तो एक्चुअल में U1 की वैल्यू क्या है? ये R की वैल्यू है। तो हम ये देख सकते थे कि NCR इक्वल टू N है और NCRN-1, जो हम लोगों ने 1 की वैल्यू ली वो R के इक्वल थी, तो NCRN था, ठीक है। NCRN था तो वो जो 1 था वही R हुआ। तो NCN-R की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? इनके इक्वल आई थी ना। तो हम वही रिज़ल्ट लिख रहे हैं, तो हम अब डायरेक्टली रिज़ल्ट याद रखेंगे कि NCR इज इक्वल टू NCN-R। अब हम डायरेक्ट रिज़ल्ट याद रखेंगे कि NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो आपको आई होप रिज़ल्ट लर्न हो गया होगा। NCR इज इक्वल टू NCN-R, ये आपका रिज़ल्ट होगा। अगर NCP दिया हुआ है, NCP दिया हुआ है इज इक्वल टू NCQ के, यानी दो बाइनोमियल कोफिशिएंट, एक बाइनोमियल कोफिशिएंट NCP और दूसरा NCQ, अगर ये आपस में इक्वल हैं, इफ़ दे आर इक्वल टू ईच अदर, देन P इज इक्वल टू Q होगा, देन P इज इक्वल टू Q होगा, ठीक है। या फिर P प्लस Q इज इक्वल टू N होगा, ठीक है। अगर ये आपस में इक्वल हैं, इफ़ दे आर इक्वल टू ईच अदर, देन P इज इक्वल टू Q और P प्लस Q इज इक्वल टू N के हो, ठीक है। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, ठीक। अब हम एक इसके क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ये है 12C4। क्वेश्चन ये है 12C4 इज इक्वल टू 12C लेमडा माइनस 1, फाइंड लेमडा। क्वेश्चन क्या था? गिवन था 12C4 इज इक्वल टू 12C लेमडा माइनस 1, फाइंड लेमडा, ठीक है। हमें लेमडा फाइंड करना था। तो बताइए, अभी बताता अगर NCP इज इक्वल टू NCQ है तो ये दो ही कंडीशन में ट्रू हैं, या तो P इसके बराबर होगा क्योंकि यानी P इज इक्वल टू Q था, या फिर P प्लस Q इज इक्वल टू N था। तो ये इक्वल तो हो गए, तो 4 इज इक्वल टू लेमडा माइनस 1 हो गया, P इज इक्वल टू Q की कंडीशन से, ठीक है।
तो 4 इज इक्वल टू लेमडा माइनस 1 हो गया, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अच्छा, अगर लेमडा की वैल्यू 5 आ गई तो फिर दूसरी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू किसके प्लस करने के किसके बराबर होगी, n के। ठीक है, तो 4 प्लस लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 12 हो जाएगी n के। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो यहाँ से लेमडा की दो वैल्यू आ गई, लेमडा की दो वैल्यू आ गई। एक वैल्यू किसके इक्वल आई, 5 के इक्वल आई, और एक वैल्यू किसके इक्वल आई, n के इक्वल आई। एक वैल्यू किसके इक्वल आई, 5 के, और एक वैल्यू किसके इक्वल आई, n के। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी कंडीशन की और बात करते हैं, जैसे कि लिखा होगा NCR। ठीक है, NCR प्लस NCR माइनस 1। अगर ये दोनों ऐड हैं, ये दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में ऐड होंगे, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो n+1CR आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, n+1CR आएगा। अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 है तो ये किसके इक्वल होगा, n+1CR के। ठीक है, जैसे कि एक दो एग्जांपल ले लेते हैं इसके। एग्जांपल लिया 13C5 प्लस 13C4। देखो ये NCR है और ये NCR माइनस 1 है, तो 13C5 प्लस 13C4 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 14C5 के। किसके इक्वल हो जाएगा, 14C5 के। इसी तरह एक और ले लेते हैं, जैसे लिखा है 12C7। क्या लिखा है, 12C7 लिखा है, प्लस 12C8 लिखा है। देखिए बात वही है, एक NCR और एक NCR माइनस 1 है, तो इसका भी रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, n+1CR के। सो कितना हो जाएगा, 13C8। आई होप आपको बात काफ़ी क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ठीक है, दिस इज द concept which are very useful for question solving for class 11th, mains and advanced. Thank you for watching.